Hello guys. So today we are going to start our next topic. मैंने आपको कल fermentation तक पढ़ाया था, alcoholic and lactic acid fermentation in anaerobic respiration. So now today we are going to learn aerobic respiration. Okay? Aerobic respiration वाले पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे. Okay? Okay. So अब मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस जो है वो समझा दिया. नाउ वी आर कमिंग टू ग्लाइकोलाइसिस के बाद मैंने आपको बताया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, लिंक रिएक्शन. लिंक रिएक्शन में क्या होगा? सो हमारे ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या था? सो अवर प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज पायरुविक एसिड. हमें ग्लाइकोलाइसिस में प्रोडक्ट में क्या मिला था? पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स. अब ये जो पायरुविक एसिड है, इस लिंक रिएक्शन में एक एंजाइम होता है. उस एंजाइम का नाम होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस. पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस. और वो एंजाइम किसकी प्रेजेंस में? Mg+2 की प्रेजेंस में काम करता है. ओके. अब ये जो पायरुविक एसिड है, मैंने एंजाइम का नाम दिया पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस. इट मींस कि जब देखो लिंक रिएक्शन में क्या होता है, पायरुविक एसिड से आपका बनता है एसेटाइल कोएंजाइम ए. अब एसेटाइल कोएंजाइम ए बना, यानी आपको क्या करना पड़ा? आप इसमें कोएंजाइम ए ऐड करते हो. सॉरी, कोएंजाइम ए लिखना था. या आप इसमें कोएंजाइम ए ऐड करते हो. ठीक है. पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है, मींस उसमें से CO2 जो है वो रिलीज होता है. और थर्ड स्टेप क्या होता है? जो NAD+ होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? NADH+H+. ये एसेटाइल वर्ड आए तो 2 कार्बन की बात है. ठीक है. यहाँ पे 2 कार्बन होते हैं, यहाँ पे 3 कार्बन होते हैं. सो 3 कार्बन से एसेटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन वाला कंपाउंड बन रहा है. एसेटाइल यानी 2 कार्बन वाला कंपाउंड. ठीक है. मैंने कल फर्मेंटेशन में एसेटाल्डिहाइड बताया था, CH3CHO, तो उसमें भी 2 कार्बन थे. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में बताया था. तो सेम यहाँ पे भी 2 कार्बन, यानी कि आपने क्या किया? CO2 को रिमूव करवाया. CO2 को रिमूव किया, कोएंजाइम ए को ऐड किया. कोएंजाइम ए को ऐड करना यानी कि आपने क्या किया भाई? कोएंजाइम ए ऐड किया. CO2 को रिमूव किया यानी कि आपने डीकार्बोक्सिलेशन किया. ओके. NAD+ को NADH+H+ में कन्वर्ट किया. ठीक है. ना NAD+ को NADH+H+ में कन्वर्ट करने के लिए आपको H+ और इलेक्ट्रॉन तो लेने पड़ेंगे. तो ये हाइड्रोजन कहाँ से लिए? पायरुविक एसिड से लिए. पायरुविक एसिड से आपने हाइड्रोजन लिए. ठीक है. यानी पायरुविक एसिड से आपने हाइड्रोजन रिमूव किए. कोई भी चीज में से हाइड्रोजन रिमूव करवाना, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन. सो लिंक रिएक्शन का दूसरा नाम है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. ठीक है. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. ऑक्सीडेशन में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव करवाया. ऑक्सीडेटिव क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज डिहाइड्रोजिनेशन करवाया. ऑक्सीजन ऐड करना, हाइड्रोजन रिमूव करना यानी कि डिहाइड्रोजिनेशन. तो वो किस में आता है? ऑक्सीडेशन में आता है. तो यहाँ पे आपने पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन रिमूव किया और NAD+ को देकर NADH+H+ बनाया, यानी कि डिहाइड्रोजिनेशन किया. तो उसके लिए ऑक्सीडेटिव टर्म किया. CO2 रिलीज हुआ, इसीलिए डीकार्बोक्सिलेशन. तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एक इसका नाम हो गया. फिर आप लिंक रिएक्शन को एक तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कह सकते हो, इसका सेकेंड नाम है गेटवे रिएक्शन. ठीक है. गेटवे यानी कि ग्लाइकोलाइसिस से अब लिंक रिएक्शन के बाद क्रेब्स साइकिल आएगी. तो ये हमको एक दरवाजा है, एक लिंक रिएक्शन ने एक दरवाजा खोल दिया हमें क्रेब्स साइकिल में जाने के लिए. ठीक है. या फिर हम इसे बोल सकते हैं ट्रांजिशन रिएक्शन क्यों? हम ट्रांजिशन कर रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस से. अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्रेब्स साइकिल पढ़ने वाले हैं. यानी कि ट्रांजिशन हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस से क्रेब्स साइकिल में थ्रू लिंक रिएक्शन, इसलिए इसको ट्रांजिशन रिएक्शन कहा. गेटवे रिएक्शन भी नाम दे दिया, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड लिंक रिएक्शन, इतने इसके नाम हो गए.
ये एक पायरुविक एसिड के हिसाब से मैंने आपको प्रोडक्ट बताए, ठीक है। 2 पायरुविक एसिड से अगर मैं आपको प्रोडक्ट्स बताऊं तो यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स में क्या आएगा, लिंक रिएक्शन के प्रोडक्ट में कि हमें 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए मिले, 2 CO2 हमें मिलेंगे, ठीक है, एंड और हमें क्या मिलेगा, 2 NADH+H+ मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट्स ऑफ लिंक रिएक्शन, प्रोडक्ट्स ऑफ लिंक रिएक्शन अकॉर्डिंग टू 2 पायरुविक एसिड, ठीक है। अब हम क्रेब्स साइकिल पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एनसीईआरटी से ये पूरा रीड करवाऊंगी। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो लिंक रिएक्शन वाला पार्ट दिया है वो भी रीड करवाऊंगी, एंड क्रेब्स साइकिल भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के और भी बहुत सारे नाम हैं, वो जब मैं क्रेब्स साइकिल पढ़ाऊंगी तो उसके साथ साथ उसके नाम भी और कौन से आपको पता चल जाएगा। ओके, नाउ लिंक रिएक्शन में हमें क्या प्रोडक्ट हमारे पास बचा है, लिंक रिएक्शन से हमारे पास है दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए है हमारे पास, एसिटाइल कोएंजाइम ए, कितने कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला। ओके, नाउ ये आपके पास जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ठीक है, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए का प्राइमरी जो एक्सेप्टर है दैट इज योर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पढ़ा है, C4 प्लांट में CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर है और केम प्लांट में भी CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर है। सो योर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कैरीज हाउ मच कार्बन, 4 कार्बन, एंड योर एसिटाइल कोएंजाइम में कैरीज हाउ मच कार्बन, 2 कार्बन। सो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑफकोर्स कितने कार्बन का होगा, 6 कार्बन का, और योर प्रोडक्ट नेम इज व्हाट, सो आपके प्रोडक्ट का नाम होगा साइट्रिक एसिड। कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। क्या बनाया आपने, साइट्रिक एसिड बनाया यानी कि क्या किया, सिंथेसिस किया। साइट्रिक एसिड या साइट्रेट बोलो, सेम चीज है। सो योर एंजाइम इन्वॉल्व इज साइट्रेट सिंथेस या साइट्रेट सिंथेटेस। कई बुक्स में आपको ये भी देखने को मिलेगा, साइट्रेट सिंथेटेस या साइट्रेट सिंथेस, जो भी दिया हो। ओके, इसके लिए आपको क्या करना हुआ होगा, सो एसिटाइल कोएंजाइम ए में से कोएंजाइम ए रिलीज किया होगा तब जाके साइट्रिक एसिड बना होगा। और हमेशा याद रखो, जब भी आप कोएंजाइम ए को रिलीज करोगे तब आपको 1 मोल ऑफ वाटर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ वाटर क्या हुआ होगा, ऐड हुआ होगा, ठीक है। ये स्टेप सबको समझ में आया। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड combined with acetyl, your acetyl coenzyme A and form a 6 carbon compound that is your citric acid। तो वो 6 कार्बन का है और बना क्या, साइट्रिक एसिड बना। इसीलिए ये साइकिल को साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, इफ यू नो। क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम क्या है, साइट्रिक एसिड साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल। ओके, एंड ये जो साइट्रिक एसिड है उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, 3COOH ग्रुप, ठीक है। इसीलिए क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA। TCA स्टैंड फॉर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि हेंस क्रेब करके एक साइंटिस्ट था जिसने इस साइकिल को डिस्कवर किया था, इसीलिए उसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। TCA साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है साइट्रिक एसिड उसमें, सॉरी हाँ, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। TCA क्यों कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बना उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। ओके, अब आपके साइट्रिक एसिड के बाद जो बनता है दैट इज योर अकोनिटिक एसिड, ठीक है, अकोनिटिक एसिड। और अकोनिटिक एसिड बना एंड योर एंजाइम इन्वॉल्व इज एकोनिटेस। आपकी एनसीईआरटी में अकोनिटिक एसिड नहीं दिया है, डायरेक्ट क्या दे दिया है, साइट्रिक एसिड में से क्या बना, आइसोसाइट्रेट बना, ऐसा डायरेक्ट दे दिया है। बट बीच में अकोनिटिक एसिड बनता है, फिर ये अकोनिटिक एसिड में से बनता है आइसोसाइट्रेट, आइसोसाइट्रेट,
ओके, ये सब में कितने कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। ठीक है, यहाँ पे भी एंजाइम कौन सा होगा, अकोनिटिक एसिड से आइसोसाइटेट बना, यहाँ पे भी और एंजाइम इज एकोनिटेस। साइट्रिक एसिड से अकोनिटिक एसिड बना, एकोनिटेस। अकोनिटिक एसिड से आइसोसाइटेट बना, एकोनिटेस। आपके एनसीईआरटी में एक लाइनर है एनसीईआरटी लाइनर की साइट्रिक एसिड से सीधा आइसोसाइटेट बना, एकोनिटिक एसिड के बारे में उन लोगों ने जिक्र नहीं किया है। देन आइसोसाइट्रेट से जो बनता है दैट इज योर ऑक्जेलोसक्सिनेट, ऑक्जेलोसक्सिनेट या फिर आप उसे बोल सकते हो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, ऑक्जेलोसक्सिनेट। आइसोसाइट्रेट से जब ऑक्जेलोसक्सिनेट या फिर आप इसको लिख सकते हो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, ये जब बनता है तब क्या होता है भाई, एक NAD प्लस में से, ये जो मैं कैलकुलेशन बता रही हूँ वो एक एसिटाइल कोएंजाइम ए की बता रही हूँ। आपके लिंक रिएक्शन में आपको 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए मिले हैं। ओके, एसिटाइल कोएंजाइम ए पायरुविक एसिड से मिले, ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड 2 थे, तो लिंक रिएक्शन के प्रोडक्ट में 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए मिले, तो क्रेब्स साइकिल में अभी मैं आपको एक एसिटाइल कोएंजाइम का कैलकुलेशन करवा रही हूँ। तो आपके NAD प्लस में से यहाँ पे बनता है NADH प्लस H प्लस। ओके, और ये NAD प्लस को NADH प्लस H प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन कौन देता है, ये आइसोसाइट्रेट देता है। मतलब कि डिहाइड्रोजिनेशन करवाया भाई तुमने आइसोसाइट्रेट का, इसीलिए यहाँ पे आपका जो एंजाइम आएगा दैट इज योर आइसोसाइट्रेट, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, क्योंकि आइसोसाइट्रेट में से हाइड्रोजन लेके हमने NAD प्लस को रिड्यूस करवा दिया NADH प्लस H प्लस में। ध्यान रखना NAD प्लस में से ही NADH प्लस H प्लस बनाना है। कैसे याद रखेंगे, क्योंकि भाई NADH से ही आप ATP बना सकते हो। सो आपको ये सारे NADH आपके जो भी लिंक रिएक्शन में बने, जो भी ग्लाइकोलाइसिस में बने, ये सारे NADH लास्ट में आप ETS में ले जाओगे। ठीक है, क्योंकि इसी का यूज करके एक NADH से 3 ATP बनते हैं और एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं। ये पूरा मैं आपको समझाऊंगी ETS में कि कैसे एक NADH से 3 ATP बनते हैं और कैसे एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं। ठीक है, वो मैकेनिज्म में समझाऊंगी, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो कि ये NADH बहुत काम का है, क्योंकि एक NADH से 3 ATP बनते हैं। ठीक है, ऑक्जेलोसक्सिनेट हो गया। अब ऑक्जेलोसक्सिनेट में से फिर आपका बनता है अल्फा कीटोग्लूटेरेट, या फिर आप उसे बोल सकते हो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, इसमें से आपका बनता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अब जब आपका अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड या अल्फा कीटो ग्लूटेरेट भी बोल सकते हो वो बनता है, उस वक्त यहाँ से एक CO2 का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, एक CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, यानी कि वो किसमें से हुआ होगा, ऑक्जेलोसक्सिनेट में से जब एक CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ तो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बना होगा। मतलब आपके अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में 5 कार्बन है, एक कार्बन माइनस हो गया। अभी तक यहाँ पे भी 6 कार्बन थे, तो ये सब में 6 कार्बन ही हो गए, इसमें भी 6 हो गए, इसमें भी 6 हो गए, इसमें भी 6 कार्बन हो गए, तो इसमें कितने हो गए, 5 कार्बन। अब यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन हुआ तो आपका एंजाइम कौन सा यूज होगा, डी कार्बोक्सिलेस, ऑक्जेलोसक्सिनेट डी कार्बोक्सिलेस, सिर्फ डी कार्बोक्सिलेस याद रखो आप। ठीक है, नाम तो आप एंजाइम का बनाने में माहिर हो गए मेरे साथ। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से फिर आपका बनता है योर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। क्या बनेगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। भाई ये कोएंजाइम ए कहाँ से आया, तो ये तो आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये कोएंजाइम ए ऐड होगा इस स्टेप में। मैं CO2 क्यों लिख देती हूँ भाई हर बार कोएंजाइम ए को। यहाँ पे आपका कोएंजाइम ए ऐड होगा। इस स्टेप में क्या होता है, आपका NAD प्लस में से NADH प्लस H प्लस बनता है, NADH प्लस H प्लस बनता है, और एक CO2 यहाँ से रिलीज होता है। इट मीन्स आपका जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है उसमें अब कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन। यहाँ पे ये सारी चीजें जो होती है उसमें ओके इसमें जो
कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, डी कार्बोक्सिलेशन भी हुआ है, डिहाइड्रोजिनेशन भी हुआ है। NAD+ को हाइड्रोजन भी अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड नहीं दिए होगे ना, तो इसका डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, इसी में से डी कार्बोक्सिलेशन हुआ, तो भाई एंजाइम का नाम जो डोमिनेंट होता है उसके ऊपर से पड़ता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम का नाम है वो अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मतलब क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे देखो कोएंजाइम में भी ऐड हो रहा है, NAD+ में से NADH+H2 बन रहा है, मतलब आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो आपको कोएंजाइम में भी प्रोवाइड कर रहा है, NAD+ भी प्रोवाइड कर रहा है। सो आपके एंजाइम का नाम क्या होगा, अल्फा, एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, ओके। अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। नाउ ये स्टेप आपको समझ में आ गया, यहाँ पे 4 कार्बन क्यों हुए, क्योंकि डी कार्बोक्सिलेशन हुआ। अब आप देखो ये स्टेप सिमिलर टू लिंक रिएक्शन है। लिंक रिएक्शन में जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था तो कोएंजाइम ए को ऐड किया था, ठीक है। लिंक रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि NAD+ जो है वो NADH+H+ में कन्वर्ट हुआ, वो भी मैंने आपको बताया, वो भी लिंक रिएक्शन में हुआ, और लिंक रिएक्शन में भी एक CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकला था। मतलब ये जो स्टेप है, दिस इज योर सिमिलर स्टेप टू लिंक रिएक्शन। जैसा जैसा लिंक रिएक्शन में हुआ वैसा ही सब इसमें हुआ, बस कॉम्प्लेक्स में फर्क है। इसमें अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है, वहां पे मैं आपको बताना भूल गई, ये जो यहाँ पे बताया था मैंने, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है। वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स में आपका कोएंजाइम ए भी है, NAD+ भी है, उसके अलावा आपके पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स में लिपोइक एसिड होता है, एंड 4th नंबर में TPP होता है, यानी कि थायामीन या तो थियामीन, जो भी बोलना हो, थियामीन पायरोफॉस्फेट। तो ये 4 चीजें आपके पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स में इंक्लूड होती है। क्या क्या, कोएंजाइम ए, NAD+, लिपोइक एसिड एंड थियामीन पायरोफॉस्फेट, वो मैं वहां पे आपको बताना भूल गई थी। और यहाँ पे क्या इंक्लूड होता है, कोएंजाइम ए एंड NAD+, ठीक है। अब ये जो आपका सक्सेनाइल कोएंजाइम ए है, इस सक्सेनाइल कोएंजाइम ए से बनता है सक्सिनिक एसिड। क्या बनेगा, सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड बना सक्सेनाइल कोएंजाइम ए से, इट मींस आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोएंजाइम ए जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में भी जब कोएंजाइम ए एसिटाइल कोएंजाइम ए से रिलीज किया था तो वाटर का मॉलिक्यूल ऐड किया था, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से जब सक्सिनिक एसिड बनता है तो एक और चीज होती है, वो ये कि आपका जो GDP है, GDP वो GTP में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और साइमल्टेनियसली आपका जो ADP है वो ATP में कन्वर्ट होता है, ठीक है। मतलब जब आपका एक बार GTP में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर GTP का हाइड्रोलाइसिस होगा, उसकी एनर्जी का यूज करके आपका ADP ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। जब GDP से GTP में कन्वर्ट होता है ना, तब आपको एनर्जी लगती है। GTP जब टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी जो रिलीज होती है उससे ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें होती है, सक्सिनल कोएंजाइम में से कोएंजाइम में रिलीज होता है तो वाटर ऐड होता है। तो सक्सिनिक एसिड बना, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, तो सक्सिनिक एसिड में भी कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए। अब आपका ये जो सक्सिनिक एसिड है, उस सक्सिनिक एसिड में से बनता है फ्यूमेरिक एसिड। जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है तब आपके एक FAD+ में से क्या बनता है, FADH2 बनता है, ओके। और ये FAD+ ने हाइड्रोजन कहाँ से लिए होंगे, सक्सिनिक एसिड से लिए होंगे। FADH2, FAD+ को FADH2 में कन्वर्ट करने के लिए भाई FAD+ को हाइड्रोजन भी चाहिए होगा।
हवा में से लेके आया होगा वो? नहीं भाई, यहाँ पे सबस्ट्रेट है सक्सेनिक एसिड, उससे लेके आया होगा। तो यहाँ पे एंजाइम का नाम चलो बता दो क्या होगा। सक्सेनिक एसिड से हाइड्रोजन चुरा लिए भाई उसने, यानी कि सक्सेनिक एसिड को सक्सीनेट भी लिख सकते हो, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम का नाम हो जाएगा। ओके, अब आपका फ्यूमेरिक एसिड आया। फ्यूमेरिक एसिड से बनता है योर मैलिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड से बनेगा मैलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम जो आपका इन्वॉल्व होगा दैट इज योर फ्यूमेरेज, फ्यूमेरेज, ठीक है। उसके बाद आपका मैलिक एसिड से बनता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। जब मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है तब एक NAD प्लस में से NADH प्लस H प्लस, यानी कि NAD प्लस को वो हाइड्रोजन किसने दिया होगा? मैलिक एसिड ने दिया होगा। सो आपका यहाँ पे एंजाइम कौन सा हो जाएगा इस स्टेप में? सो यहाँ पे आपका एंजाइम हो जाएगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। ओके, तो ये पूरा आपका हो जाता है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अब क्रेब्स साइकिल में प्रोडक्ट देखो, क्रेब्स साइकिल आप कैसे याद रखोगे? बहुत इजी है। एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन थे। ओके, कार्बन की बैलेंसिंग हो रही है क्या? सक्सेनिक एसिड में 4 कार्बन, फ्यूमेरिक एसिड में 4 कार्बन, मैलिक एसिड में 4 कार्बन और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इसके बाद उसमें 4 कार्बन। ओके, सो एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन थे, उसने ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन हुआ, जिसमें इसमें 2 थे, इसमें 4 थे, तो 6 कार्बन वाला प्रोडक्ट बना जिसे हम साइट्रिक एसिड बोलते हैं। इसीलिए इस साइकिल को साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। और साइट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए 3 मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर साइट्रिक एसिड से बना एकोनिटिक एसिड, एंजाइम एकोनिटेस। एकोनिटिक से आइसोसाइटेट बना एंजाइम एकोनिटेस। अब कैसे याद रखोगे? जब आपका आइसोसाइटेट से ऑक्जेलो सक्सिनेट बनता है तो एक NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस बना, ऑक्जेलो सक्सिनेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है तो CO2 निकला, और फिर दोनों हुआ, मतलब पहले NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस बना, पहले NADH बना फिर CO2 निकला। फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनेट को एंजाइम है तो वो सोचता है कि मैं दोनों कर लेता हूँ, मैं NAD प्लस से NADH2 भी बना लेता हूँ और मैं CO2 भी निकाल लेता हूँ। तो याद कैसे रखोगे? आइसोसाइटेट से चालू करोगे, आइसोसाइटेट से ऑक्जेलो सक्सिनेट बना, NAD प्लस NADH2 बन गया, ऑक्जेलो सक्सिनेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बन गया तो CO2 निकल गया, अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनल कोएंजाइम ए बना तो CO2 भी निकाल दिया, NAD प्लस NADH2 भी निकाल दिया, कोएंजाइम ऐड कर दिया तो सक्सिनल कोएंजाइम ए बन गया। सक्सिनल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड बनाना है, कोएंजाइम ए रिमूव करना पड़ेगा। इस स्टेप में याद रखना। हाँ, ये स्टेप मैं आपको बताने वाली थी। यहाँ पे देखो SLP होता है, SLP का फुल फॉर्म होता है, SLP स्टैंड्स फॉर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, यानी कि एक सक्सिनल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड, इस कन्वर्जन के कारण आपका ATP बन रहा है, मतलब आपका सबस्ट्रेट लेवल पे फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनते वक्त आपका फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, इसीलिए आप इसको बोलते हो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो ये जो ATP बना वो SLP से बना, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से बना। समझ आ रहा है? ग्लाइकोलाइसिस में भी मैं आपको कल बताना भूल गई थी, ग्लाइकोलाइसिस में आपका ये वाले स्टेप में मैंने कल समझाया था, ये वाले स्टेप में जो ATP बनता है तो ये जब इसमें कन्वर्ट होता है 1,3-बीस फॉस्फोग्लिसरिक 3 में, तो ये एक नंबर पे जो पोजीशन पे जो फॉस्फेट है उसको रिमूव करने के लिए ADP उसको लेके ATP बनाता है। तो यहाँ पे भी ATP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से बना, यहाँ पे भी ATP नीचे वाले स्टेप में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से बना। सो इसको बोलते हैं कि डायरेक्ट तरीके से ATP बना, ऐसा, ठीक है। सो ये आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हुआ। अब NADH यहाँ पे बनेगा तो NADH से भी ATP बनेगा, मैंने बोला ना एक NADH से 3 ATP बनेगा, और FADH यहाँ पे बना तो FADH से भी ATP बनेगा, क्योंकि मैंने बोला कि एक FADH से 2 ATP बनेंगे। लेकिन ये इनडायरेक्ट ATP है, आपको ATP बनाने के लिए पहले NADH और FADH2 बनाने पड़ रहे हैं, और यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाता है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट के कन्वर्जन में, मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। अगर आपको पूछे कि क्रेब्स साइकिल में कितने ATP बने एक एसिटाइल कोएंजाइम के कैलकुलेशन के हिसाब से, तो एक ATP, ठीक है। अदरवाइज पूछे कि क्रेब्स साइकिल में कितने ATP बनेंगे तो 2 ATP, क्योंकि ये तो हमने एक एसिटाइल कोएंजाइम की बात की।
ऐसे तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद सक्सेनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है, तब एफएडी प्लस से एफएडीएच2 बनता है, ठीक है। कैसे याद रखोगे, ये एफएडी प्लस से एफएडीएच2 बनता है तो सक्सेनिक से फ्यूमेरिक बना, फ्यूमेरिक यानी एफएडी प्लस से एफएडीएच2 बना, तो उसके लिए सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। अब यहाँ पे ये आपका जो सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। बाकी ये जितने भी एंजाइम्स मैंने यहाँ पे रेड कलर से लिखे हैं वो सारे आपके जहाँ पे क्रेब्स साइकिल हो रही है, क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है। क्रेब्स साइकिल आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में हो रही है। आपका जो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस है ये एंजाइम आपको क्रिस्टी में मिलेगा, यानी कि क्रिस्टी यानी कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ऑल अदर एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, ऑल अदर एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल वो कहां पे मिलेगी आपको, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, क्योंकि क्रेब्स साइकिल कहां पे होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ओके। क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन दोनों माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता था, साइटोप्लाज्म में होता था। जस्ट अ मिनट, या तो आपका बाकी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस जो है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है। बाकी जितने भी एंजाइम्स है क्रेब्स साइकिल के वो सारे आपके माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे क्रेब्स साइकिल होती है वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि भाई क्रेब्स साइकिल से हमें क्या प्रोडक्ट्स मिले, ठीक है। सो NADH2 कितने मिले, एक एसिटाइल को प्रोडक्ट्स हम एक एसिटाइल कोएंजाइम ए के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। सो एक बार NADH2 मिला, फिर कंबाइंड में NADH2 गिनो आप ऊपर जाके, आपको 3 NADH2 मिले, NADH प्लस H प्लस मिले। अदरवाइज NADH प्लस H, सॉरी NADH प्लस और H प्लस को आप NADH2 भी लिख सकते हो, कई कई बुक्स में लिखा हुआ है तो हम वैसे भी लिखते हैं। 3 NADH प्लस H प्लस। अदरवाइज हम NADH प्लस H प्लस बहुत लंबा हो जाता है, ये नहीं लिखते, हम 3 NADH2 ऐसे लिखते हैं, बिकॉज 3 NADH प्लस 3 H प्लस लिखो और 3 NADH2 लिखो, सेम बात है। सो 3 NADH2 मिले। एक बार कब, एक बार आइसोसाइटेट से जब ऑक्सीजन ऑक्सीनेट बना तब एक NADH2 बना, फिर ऑक्सिलो सक्सिनेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट में तो CO2 निकला, फिर जब अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनेट कोएंजाइम में बना तब एक बार NADH2 बना, तो 2 बार बना, और तीसरा जब मैलिक एसिड से ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बना तब एक बार NADH2 बना, ओके। FADH2 तो एक ही बार बना जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बन रहा था तब। CO2 एक बार NADH2 के साथ में जब अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम में बना तब बना था। आइसोसाइटेट से जब ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड जो है वो बना तब एक बार CO2 बना था, मतलब रिलीज हुआ था, सॉरी। सो आपके 2 CO2 हो जाएगी, ठीक है। आप पीछे जाके देख सकते हो, एक बार CO2 ऑक्सिलोसक्सिनेट से जब अल्फा कीटोग्लूटारेट बना, मुझे तो पूरी साइकिल याद है और आपको भी आई होप हो जानी चाहिए, या फिर इसको लिखो आप 2-3 बार लिखो, आपको याद हो जाएगी साइकिल। सो एक बार यहाँ पे CO2 रिलीज हुआ, एक बार यहाँ पे 2 CO2, NADH2 कितनी बार बने, एक बार यहाँ पे बना, एक बार यहाँ पे बना, एक बार यहाँ पे बना, 3 बने, 2 CO2 बने, एक FADH2 बना। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से ATP कितना बना, एक ATP बना, एक ATP बना। एक एसिटाइल कोएंजाइम ए के अकॉर्डिंग की कैलकुलेशन, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के अकॉर्डिंग 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 NADH2, 2 FADH2,
ओके, अब या तो ये अब क्रेब्स साइकिल की हमने क्या कर ली, कैलकुलेशन कर ली। अब यहाँ पे आप एक चीज याद रखो, ईटीएस में ये हम प्रूव करने ही वाले हैं फिर भी, कि एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं, ओके, एंड एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं, ओके। ये कैलकुलेशन यू हैव टू रिमेंबर कि एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं एंड एक FADH2 से 2 ATP। अब यहाँ पे हम रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट हमारे आगे का पार्ट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी ताजा ताजा मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस और सब पढ़ाया है, तो मैं आपको वो पढ़ा देती हूँ। दिस इज योर, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस जब हमने किया, ठीक है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं भाई, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। 38 और 36 की जो कंफ्यूजन है ना, कहीं कहीं पे लिखा होता है 38 बने 36 एटीपी बने, तो वो क्यों ऐसा होता है वो मैं इसमें आपको समझा दूंगी। देखो ग्लाइकोलाइसिस में आपके एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से एटीपी कितने बने थे, 2 एटीपी बने थे अपने, ठीक है। 2 क्यों लिख रही हूं, 4 एटीपी बने थे, 2 एटीपी यूज हो गए थे, नेट गेन कितना हुआ था, 2 एटीपी का हुआ था, समझाया था मैंने आपको, वापिस पूरी साइकिल नहीं समझाऊंगी। सो ग्लाइकोलाइसिस से आपको 2 एटीपी मिले, ना समझ आए तो ग्लाइकोलाइसिस की वीडियो देख सकते हो। NADH आपको कितने मिले, NADH2 कितने मिले, 2 NADH2 मिले। ये कब, जब 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड यानी हाँ 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड से जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा था, तब आपको 2 NADH2 मिले थे, ओके। ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमने किया लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में आपको NADH2 मिले थे, एक पायरुविक एसिड से एक NADH2, 2 पायरुविक एसिड से कितने NADH2 मिलेंगे, 2 NADH2 मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी हमने क्या किया, क्रेब्स साइकिल। अभी ऊपर ही मैंने आपको कैलकुलेशन करवाई, 1 से 3 NADH2 मिलते हैं एक क्रेब्स एक एसिटाइल कोएंजाइम में से, तो 2 से कितने मिलेंगे, 6 NADH2 मिलेंगे। एक क्रेब्स एक एसिटाइल कोएंजाइम से एक FADH2, तो 2 से कितने मिलेंगे, 2 FADH2। CO2 2 एक से मिलते हैं, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम में से 4 CO2, और एटीपी आपको एक से एक एटीपी मिलता है एक एसिटाइल कोएंजाइम में से, तो 2 से 2 एटीपी। लेकिन यहाँ पे हमें CO2 का काम नहीं है, एटीपी की कैलकुलेशन करनी है। एटीपी की कैलकुलेशन में NADH2 FADH2 क्यों गिने, क्योंकि एक NADH2 3 एटीपी बनाता है और एक FADH2 2। हाँ, ये NADH2 अभी ग्लाइकोलाइसिस में ही नहीं बना देगा एटीपी, ये वाले ग्लाइकोलाइसिस के NADH2 को, लिंक रिएक्शन के NADH2 को, जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में बैठा है, ये जो NADH2 जो साइटोप्लाज्म में बैठा है, और ये क्रेब्स साइकिल के NADH2 FADH2 जो अभी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में बैठे, इनको ले जाना पड़ेगा हमें इनर मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है, तब जाके वो ETS में ATP बनाने वाले हैं ये NADH2। बट अभी मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन बता रही हूँ, ऐसा मत सोचना कि NADH2 ने जो ATP है वो ग्लाइकोलाइसिस में ही बना दी, ये इसको ट्रांसपोर्ट करेगी ETS में, जब ETS पढ़ेगे तब, ठीक है। अब ये हमारे 2 ATP, एक NADH2 से 3, तो 2 NADH2 से कितने, 6 ATP, 2 इंटू 3, क्योंकि एक NADH2 3 ATP बनाता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ATP लिख रहे हैं, ठीक है। सो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 इंटू 3 18, 2 एक FADH2 2 ATP, 2 कितने बनाएगा 4, यहाँ पे 2 ATP। कैलकुलेशन कर लेना कितना हो जाएगा, 38 ATP टोटल। तो टोटल आपके 38 ATP बनेंगे। ले अभी मैंने ETS नहीं पढ़ाया, सो ये ध्यान में रखना है, ये सबको NADH2 और FADH2 ATP ETS में जाके बनाएंगे, लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया इधर रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में, ठीक है। हम ETS में जब समझेंगे तब इसको देखेंगे। अब 36 का मांझरा क्यों है भाई, तो देखो व्हाट इज दिस, जस्ट अ मिनट।
ओके, सो आपका ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ है? ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हुआ है। ओके, सपोज करो कि ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये इसकी मैंने इनर मेम्ब्रेन बनाई, या आउटर मेम्ब्रेन, ये आपका सेल के अंदर का ऑर्गेनल, दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस तो बाहर हुआ है सेल के साइटोप्लाज्म में, तो ग्लाइकोलाइसिस से जो आपका NADH2 बना वो भी सेल के साइटोप्लाज्म में ही बना। अब इस NADH2 को आपको ले जाना होगा कहाँ पे? इनर मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया के, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है विच इज योर माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन, वहीं पे ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा और एक NADH2 3 ATP बना पाएगा, ठीक है। सो इस NADH2 को ग्लाइकोलाइसिस के NADH2 के, हालांकि 2 NADH2 होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के, मैं आपको एक से समझा रही हूँ, 2 बनते हैं ना प्रोडक्ट में, पता है ना, तो उसको आपको ले जाना होगा। तो आप कार यूज करोगे, इट मीन्स आप शटल सिस्टम यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइप के शटल चलते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म से उसको इनर मेम्ब्रेन में ले जाने के लिए। एक होता है मैलेट एस्पार्टेट शटल, और एक होता है आपका ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। तो आपका जो मैलेट एस्पार्टेट शटल होता है, वो जब ये इसको ले जाएगा NADH2 को ग्लाइकोलाइसिस के, तो वो 2 होते हैं ना, 2 NADH2 को ही ले जाएगा। लेकिन ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल में आ गया तो वो क्या करता है, 2 FADH2 को ले जाता है, NADH2 को नहीं ले जाता। तो अब अगर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल अगर ले गया ग्लाइकोलाइसिस के NADH2 को ETS में, तो फिर इससे 4 ATP बन जाएंगे। अगर ये वाला शटल आ गया तो कभी कभी ये 6 की जगह पे ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल की वजह से 4 आ जाते हैं। तो इसमें से 2 माइनस करो 38 में से, क्योंकि ये 6 थे, ये 4 हो गए। सो दैट इज, तब आपका कैलकुलेशन 36 ATP वाला हो जाता है। इसीलिए आपको 38 या 36 और में देखने को मिलता है कि 38 ATP भी हो सकते हैं या 36 ATP भी हो सकते हैं। अब आप सोचोगे कि मैम इनर मेम्ब्रेन में NADH2 और FADH2 को सबको ETS में ही ले जाना पड़ेगा अगर उनसे ATP बनवाना है तो माइटोकॉन्ड्रिया वाले मैट्रिक्स को कौन से शटल ले जाएंगे? तो माइटोकॉन्ड्रिया वाले मैट्रिक्स तो उसके पास ही होते हैं। ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, आपका ये रहा, ये तो आपके बीच की स्पेस हो गई, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच की माइटोकॉन्ड्रिया की पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जिसे बोलते हैं, ये आपका मैट्रिक्स रहा। तो मैट्रिक्स में से इनर मेम्ब्रेन में वो चले जाएंगे, लेकिन यहाँ साइटोप्लाज्म से बाहर लाने के लिए, इस NADH2 को अंदर लाने के लिए साइटोप्लाज्म से इनर मेम्ब्रेन में शटल काम करते हैं, और ये वाला शटल काम कर गया तो आपके 4 ATP बनेंगे 6 की जगह। ओके सो ये हमारी रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट हो गई। आगे आएगी NCERT में, तब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी हम एक बार NCERT रीड कर लेते हैं। अभी तक जो मैंने पढ़ा है, फर्मेंटेशन तक मैंने आपको कल रीड करवा दी थी। ओके, सो हम पढ़ रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, सो for aerobic respiration to take place within the mitochondria, अब the final product of glycolysis, pyruvate, is transported from cytoplasm into mitochondria. ग्लाइकोलाइसिस से जो फाइनल प्रोडक्ट पाइरुवेट बना वो तो साइटोप्लाज्म में बना है ना। तो अगर क्रेब्स साइकिल करनी है या फिर लिंक रिएक्शन करना है, वो तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। लिंक रिएक्शन भी ग्लाइकोलाइसिस के बाद लिंक रिएक्शन वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट जो पाइरुवेट है, ठीक है, उसे हमें कहा लाना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। समझ में आ गया? द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट बाय स्टेप वाइज रिमूवल
ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम लिविंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। पायरूवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, देखो पायरूवेट आपको ग्लाइकोलाइसिस में आपको पायरूवेट मिला, ओके। इसका जब आपने लिंक रिएक्शन करवाया, लिंक रिएक्शन में आपका एसेटाइल कोएंजाइम ए बना। देखो ये इक्वेशन बता रही है, पायरूविक एसिड से एसेटाइल कोएंजाइम ए बना, इसमें 2 कार्बन है तो एक CO2 रिलीज हुआ, इट मींस, ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ। दूसरा क्या हुआ, कोएंजाइम में ऐड किया तब जाके एसेटाइल कोएंजाइम में बढ़ा। तीसरा मैंने बताया था NAD+ का कन्वर्जन NADH+ H+ में हुआ, ओके। सो लिंक रिएक्शन में आपको कितना, एक CO2 मिल गया, ठीक है। सेकेंड, जब क्रेब्स साइकिल किया तब आपको कितने CO2 मिल गए, 2 CO2 मिल गए। यानी कि टोटल पायरूवेट का लिंक रिएक्शन में एक CO2, फिर एसेटाइल कोएंजाइम ए गया क्रेब्स साइकिल में एंटर हुआ, उसके 2 CO2, यानी कि टोटल 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आपको फ्रॉम कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरूवेट मिले। क्योंकि इनिशियल स्टार्ट पायरूवेट से हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में इनिशियल पायरूवेट से स्टार्ट हुआ, फिर एसेटाइल कोएंजाइम में, फिर एसेटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में एंटर हुआ और उसने 2 CO2 और दिए, यानी टोटल 3 CO2 लिखा है इसमें, ठीक है। अब ये लाइन आपको जब मैं ETS पढ़ाऊंगी तब समझ आएगा कि द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर O2 विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP। ये आपको ETS से पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि आपका जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो H+ और इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके वाटर बनाता है, वो लिखा है। मतलब आपका इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दोनों का टर्मिनल एक्सेप्टर ऑक्सीजन है ETS में और वो वाटर बना लेता है। ये चीज बहुत, ये स्टेटमेंट अभी आपको समझ नहीं भी आ रहा है, इट्स ओके, बिकॉज ये स्टेटमेंट जब मैं आपको ETS पढ़ाऊंगी तो मुझे आपको समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। What is interesting to note that is that the first process take place in matrix of mitochondria। First process यानी लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल दोनों माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में हो रहा है, जबकि जो सेकेंड प्रोसेस है यानी कि जो आपका ETS होने वाला है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मैट्रिक्स में होगा, सॉरी इनर मेम्ब्रेन में होगा। पायरूवेट विच इज फॉर्म्ड बाय ग्लाइकोलाइटिक कैटाबॉलिज्म। पायरूवेट कहां से बना, ग्लाइकोलाइसिस से बना। तो ग्लाइकोलाइटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन बी ग्लूकोज और विच कैन बी फ्रुक्टोज इन द साइटोसेल, साइटोप्लाज्म में हुआ। आफ्टर इट एंटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स फॉर व्हाट, फॉर डूइंग लिंक रिएक्शन, अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ये भी पढ़ा दिया, बाय कंप्लीट सेट ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेस, और इसमें NAD+ और कोएंजाइम ये दोनों इन्वॉल्व, इन दोनों को क्या बोलते हैं, कोएंजाइम्स कहा जाता है इन दोनों को, ओके। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 molecules of NADH are produced from metabolism of 2 molecule of pyruvic acid। 2 के अकॉर्डिंग, 2 पायरूविक एसिड के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करो तो आपको 2 CO2 और 2 NADH2 मिले, या 2 NADH2, कई बुक में लिखा होगा 2 NADH+ H+, किसी में लिखा होगा 2 NADH, H+ छोड़ दिया होगा, ये सब कुछ सेम होता है, कंफ्यूज मत होना इसमें। द एसिटाइल कोएंजाइम में देन एंटर साइक्लिक पाथवे है भाई, एक TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्रेब्स साइकिल आफ्टर द साइंटिस्ट, हेंस क्रेब, ओके। उसके बाद आपकी आ जाती है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। The tricarboxylic acid cycle starts with the condensation of acetyl group with oxaloacetic acid। oxaloacetic acid जो है भाई, वो ये एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ रिएक्ट करता है, ये कंबाइन होते हैं, तो उसके लिए इन लोगों ने कौन सा वर्ड यूज किया है, कंडेंसेशन, और बनता है साइट्रिक एसिड। और ये एंजाइम साइट्रिक एसिड बनता है जब एसिटाइल कोएंजाइम A और ऑक्सलोएसिटिक एसिड रिएक्ट करके साइट्रिक एसिड बनाते हैं। So the enzyme is citrate synthase and a molecule of coenzyme is released। और उसी वक्त वाटर ऐड होता है, ये मैंने आपको बताया था, इसीलिए यहाँ पे वाटर लिखा है, देखो। साइट्रेट इज एन आइसोमराइज टू आइसोसाइट्रेट। तो साइट्रेट से पहले एकोनिटिक एसिड बनता है, कई बुक्स में सीज एकोनिटिक एसिड भी लिखा होगा, तो वो ध्यान में रखना, ठीक है। और साइट्रेट से आइसोसाइट्रेट डायरेक्ट नहीं बन जाता, पहले साइट्रेट से एकोनिटिक एसिड बनता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम एकोनिटीज, फिर एकोनिटिक एसिड से आइसोसाइट्रेट बनता है, सेम एंजाइम एकोनिटीज। इट इज फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव स्टेप ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन 2 बार होता है। इट इज फॉलोड बाय मतलब आइसोसाइट्रेट के आगे ऑक्सिलोसक्सिनेट बनता है, ठीक है, तब तो NADH2 बनता है NAD+ में से।
फिर ऑक्सिलोसक्सीनेट से जब अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट जो 5 कार्बन का है, तो तब एक CO2 रिलीज होता है। फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट से जब सक्सीनाइल कोएंजाइम ए बनता है तब एक और CO2 रिलीज होता है। मतलब इट इज फॉलोड बाय 2 स्टेप ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड and then leading to formation of alpha ketoglutaric acid and then succinyl coenzyme A. In the remaining step of citric acid cycle क्या होता है भाई, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए आगे ऑक्सीडाइज होगा टू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। अब आप बोलोगे मैम ऑक्सीडाइज क्यों लिखा, ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीजन ऐड होना, हाइड्रोजन रिमूव होना। तो हमने आगे बहुत सारे, जब हम सक्सिनाइल कोएंजाइम में से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना रहे थे तो हमने बहुत सारे डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम भी पढ़े। देखो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से बनता है सक्सिनिक एसिड, ठीक है। सो उस वक्त तो अच्छा, सो योर सक्सिनेट थायोकाइनेस, मैं आपको एक एंजाइम लिखवाना भूल गई थी। जब आपका, आप उसमें ऐड कर सकते हो, जब आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बनता है, SA फॉर सक्सिनिक एसिड, तो आपका वहां पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज योर सक्सिनेट थायोकाइनेस। मैं उसमें ऐड कर लेती हूं फर्स्ट वाली में, या मैंने लिखा नहीं वहां एंजाइम। देखो यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम में से जब सक्सिनिक एसिड बनता है तो आपका जो एंजाइम होता है दैट इज योर सक्सिनेट थायोकाइनेस। थायोकाइनेस, काइनेस क्योंकि फॉस्फेट ऐड हो रहा है, ठीक है। फॉस्फेट का जहां पे भी पिक्चर आए ना, यहाँ पे ATP बन रहा है, वहां पे काइनेस यूज कर लेने का, ठीक है। सो ये एंजाइम का नाम याद रखना, सक्सिनेट थायोकाइनेस। ओके तो मैंने बीच बीच में बहुत सारे डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम भी आ रहे थे। सक्सिनाइल थायोकाइनेस, सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बना तो सक्सिनेट थायोकाइनेस। फिर सक्सिनिक एसिड से जब फ्यूमेरिक एसिड बना तो एक FAD प्लस से एक FADH2 भी तो बना, तो तब एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस आया। फिर फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड बना तो ठीक है चलो भाई फ्यूमेरिक, लेकिन मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना तो तब हमने मैलेट डिहाइड्रोजिनेस यूज किया, क्योंकि तब एक NAD प्लस एक NADH2 भी बना। सो डिहाइड्रोजिनेशन बहुत बार हो रहा था, सो ऑक्सीजन ऐड होना, हाइड्रोजन रिमूव होना, इसीलिए डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, इसीलिए ऑक्सीडाइज वर्ड लिखा है। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सिनिक एसिड अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसिस, मैंने बोला था कि जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड बनता है तो आपका GDP से GTP मॉलिक्यूल बनता है, ओके। दिस इज अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ये भी मैंने बताया था। In a coupled reaction, GTP is converted to GDP with simultaneous synthesis of ATP from ADP। मैंने आपको बताया था फिर क्या होता है, ये GTP जो है वो टूटता है, वापिस इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, वापिस ये GDP में कन्वर्ट होता है। इसके हाइड्रोलाइसिस के वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उसका यूज करके ADP से ATP बनता है। Also there are 3 points in cycle where NAD plus is reduced to NADH plus H plus and 1 point where FAD plus is reduced to FADH2। ये देख लेना कौन से पॉइंट है। सक्सिनिक एसिड से जब फ्यूमेरिक एसिड बनता है तो ये चीज होती है FAD प्लस FADH2, और NAD प्लस NADH प्लस H प्लस पहली बार जब आइसोसाइटेट से ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड बनता है तब, अल्फा कीटोग्लूटारिक से जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है तब, एंड तीसरा मैलिक एसिड से जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है तब। तो ये 3 स्टेप जहाँ पे ये रिएक्शन होती है। द कंटिन्यूड ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए वाया TCA साइकिल रिक्वायर, अब यहाँ पे भी देखो ऑक्सीडेशन ही आया क्योंकि बहुत सारे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टेप में डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम यूज हो रहा है, इसीलिए मतलब बहुत सारे स्टेप में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन ऐड होना, हाइड्रोजन रिमूव होना, उसे ऑक्सीडेशन ही कहते हैं, वाया TCA साइकिल, इसीलिए यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन वर्ड है। रिक्वायर द कंटिन्यूड रिप्लेनिशमेंट ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, क्योंकि सबसे पहले जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम है उसे पकड़ने वाला ये 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ही है, इसीलिए इसका रिप्लेनिशमेंट यानी इसको वापस से बनाना तो जरूरी है। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल, इन एडिशन इट ऑल्सो रिक्वायर रीजनरेशन ऑफ NAD प्लस एंड FAD प्लस फ्रॉम NADH एंड FADH2। अब NADH एंड FADH2 बना तो दिए, लेकिन इसका रीजनरेशन भी करना होगा, इसको NAD प्लस और FAD प्लस में वापस कन्वर्ट भी करना होगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
सो ये इसका रीजनरेशन करवाना होगा, तो इसका रीजनरेशन ईटीएस में हम करवा देंगे, मैं आगे पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। ग्लाइकोलाइसिस में जरूर पड़ेगी, ऐसा क्यों मैंने बोला, क्योंकि एनएडी प्लस ग्लाइकोलाइसिस में जरूर पड़ती है ना, एनएडी प्लस एनएडीएच2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, द समरी इक्वेशन फॉर दिस फेज ऑफ रेस्पिरेशन मे बी रिटन एज फॉलोस। ये इक्वेशन बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आती। देखो ये इक्वेशन जो है वो आपका लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल यानी कि टीसीए साइकिल को कंबाइन करके दिया है। नाउ हाउ, सो देखो लिंक रिएक्शन में आपका पायरुविक एसिड था, ठीक है, और क्रेब साइकिल में जो आपको प्रोडक्ट मिले, लिंक रिएक्शन से क्रेब साइकिल पूरा कंबाइन, लिंक रिएक्शन में यू हैव योर पायरुविक एसिड, ठीक है, आपके लिंक रिएक्ट, अब यहाँ पे 4 NAD प्लस क्यों दिए, देखो एक NAD प्लस आपने लिंक रिएक्शन में यूज किया था, ठीक है, और 3 NAD प्लस आपने क्रेब साइकिल में यूज किए। एक पायरुविक एसिड की कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन एक पायरुविक एसिड की इन लिंक रिएक्शन, ये कैलकुलेशन एक एसिडाइल कोएंजाइम की इन क्रेब साइकिल, तो दोनों का कंबाइन आपके 4 NAD प्लस। लिंक रिएक्शन में तो FAD प्लस था ही नहीं, एक FAD प्लस यूज किया आपने क्रेब साइकिल में, तो एक FAD प्लस, 2 मोल ऑफ वाटर। तो आप देखना कि दो ऐसी जगह है, एक बार जब आप एसिटाइल कोएंजाइम में से साइट्रिक एसिड बनाते तो कोएंजाइम को जहां जहां पे रिलीज करते हो वहां वाटर ऐड करना पड़ता है, तो एक बार वहां वाटर ऐड किया। सेकेंड टाइम जब आप सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड बनाते हो, सक्सिनाइल कोएंजाइम में से जब सक्सिनिक एसिड बनाते हो आप, तो आपको सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से कोएंजाइम ए रिमूव करना पड़ता है। जब जब आप कोएंजाइम ए रिमूव करते हो तब तब आपको वाटर ऐड करना पड़ता है, तो यहाँ पे एक वाटर ऐड किया, सो इसीलिए 2 वाटर, ठीक है। और पता ही है क्रेब साइकिल में एडीपी से एटीपी बनता है, ठीक है, साइमल्टेनियस है, यानी कि ये वाला जीडीपी छोड़ो, यहाँ पे दिखे ना दिखे पता नहीं मुझे, जब आपका जीडीपी से जीटीपी बनता है तो साइमल्टेनियसली आपका एडीपी से एटीपी भी बनता है। इसके ये टूटता है जीटीपी वापस जीडीपी में, तो उसके एनर्जी की यूज करके एडीपी एटीपी बनाता है। तो मतलब ये वाला या तो ये वाला दोनों कैलकुलेशन नहीं लिख सकते, एक ही लिख सकते हो आप, इसीलिए एक एडीपी प्लस पीआई से आपका क्या बना, एक एटीपी बना, वो लिखा है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे लिंक रिएक्शन क्रेब साइकिल दोनों ही माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चलता है। 4 NAD प्लस से 4 NADH प्लस 4 H प्लस एक FAD प्लस से FADH2 ADP प्लस PI से ATP, 2 वाटर, कैसे आया पता चल गया। 3 CO2 रिलीज होते हैं। देखो लिंक रिएक्शन में आपका एक CO2 रिलीज होता था, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एक पायरुविक एसिड इन लिंक रिएक्शन होता था एक CO2 रिलीज। क्रेब साइकिल में 2 CO2 रिलीज हुआ if you are talking about 1 acetyl coenzyme in Krebs cycle, so total 3 CO2। पूरा कैलकुलेशन एक के अकॉर्डिंग चल रहा है, ओके। सो इस तरीके से इक्वेशन है। देखो वाटर की कैलकुलेशन आप फर्दर क्लासेस में जाओगे तो सिर्फ ऐसे 2 ही स्टेप नहीं होते कि जहाँ पे कोएंजाइम में भागा और वाटर ऐड किया, बहुत सारे स्टेप में वाटर रिमूव ऐड उसके अलावा भी होते रहते हैं, जो मैंने आपको अभी बताए नहीं है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ने 2 वाटर लिख दिया है, मतलब वो वही 2 वाटर को कैलकुलेट करती है जहां पे कोएंजाइम ए ऐड होता है, कोएंजाइम ए रिमूव होता है, वाटर ऐड होता है, वो वही वाटर को कैलकुलेट करती है। बाकी आप रेफरेंस बुक में और कहीं से पढ़ोगे तो आपको और जगह पे भी वाटर रिमूवल एडिशन देखने को मिलेगा, बट योर एनसीईआरटी सेइंग टू वाटर, तो बस आप वो कोएंजाइम ए वाले ही याद रखोगे, इतना ही दिमाग में बिठाओ, कोएंजाइम ए भागा, वाटर को बुलाओ, ठीक है। वी हैव टिल नाउ सीन दैट glucose has been broken down, glucose from your glycolysis has been broken down to release CO2, मिला हमें CO2, लिंक में भी मिला, लिंक रिएक्शन में भी मिला, क्रेब में भी मिला, 8 मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्लस H प्लस। सो देखो ये 8 पूरा ग्लाइकोलाइसिस से लिंक और क्रेब तीनों का मिला के, देखो ये 4 NADH प्लस H प्लस एक के कैलकुलेशन के हिसाब से थी, 4 NADH तो आपने एक के कैलकुलेशन के हिसाब से किया था, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8, ठीक है। यहां से भी आप समझ सकते हो, एक लिंक रिएक्शन में एक NAD प्लस था, ये भी कैलकुलेशन लिंक और क्रेब की मिक्स दी है। लिंक रिएक्शन में एक पायरुविक एसिड से एक NAD प्लस, 2 पायरुविक एसिड से 2 हो गए, क्रेब साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम से 3, 2 से 6, तो 6 और 2 यानी 8,
समझ आया 8 कहाँ से आया? 2 FADH2, FADH2 ना लिंक रिएक्शन में है ही नहीं, ग्लाइकोलाइसिस में एक एसिटाइल कोएंजाइम से एक FADH2, 2 से 2, सो 2 इसलिए आया। हैव बीन सिंथेसाइज्ड बिसाइड जस्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP इन TCA साइकिल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP इन TCA साइकिल, 2 ही बनते हैं ATP के, एक मॉलिक्यूल एक एसिटाइल कोएंजाइम में से, 2 मॉलिक्यूल 2 एसिटाइल कोएंजाइम में से, ठीक है। देखो आप कहीं पे भी ऐसा नहीं सोचोगे कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ मैम ATP भी बन रहा है GTP भी बन रहा है, दोनों, या आप ऐसा नहीं लिख सकते 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ GTP, नो, आपका बनता तो ATP ही है, वो तो GT साइमल्टेनियसली GTP से GDP से GTP बना, ठीक है, तो तब एनर्जी लगी, फिर GTP को बोला तू टूट जा भाई, मुझे एनर्जी चाहिए, मेरा काम तो ATP बनाना है, तू टूटेगा GTP, तू टूटेगा तो मैं तेरे टूटने से एनर्जी लूंगा और वह एनर्जी से मैं ADP से ATP बनाऊंगा, ठीक है। तो ये ऐसा मत समझना कि GTP भी बनता है ATP भी बनता है, इसीलिए यहाँ पे एक ही ATP कैलकुलेट किया, एक एसिटाइल कोएंजाइम में से, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में से 2 मॉलिक्यूल ATP के। यू मे बी वंडरिंग व्हाई वी हैव बीन डिस्कसिंग रेस्पिरेशन एट ऑल, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, नाइदर O2 हैज कम इनटू पिक्चर, क्योंकि हमने तो पढ़ा था ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है भाई, O2 यूज होता है, या तो O2 हमारे पिक्चर के ट्रेलर में ही नहीं आया, नॉट द प्रॉमिस लार्ज नंबर ऑफ ATP। और हम तुम NCERT बोल रही है कि भाई मैंने तुमको जो प्रॉमिस किया था ना लार्ज नंबर ऑफ ATP बनाऊंगा मैं, तो has yet been synthesized nor the, मतलब अभी तो ATP भी नहीं बनाए तुम लोगों ने इतने, मैंने बना दिए 38 36, लेकिन वो मैंने NADH2 के 3 गिन के और FADH2 के 2 ETS का गिन के, जबकि वो है NADH2 जो 3 ATP बना रहा है वो ग्लाइकोलाइसिस लिंक में या क्रेब में नहीं बना रहा, वो आगे जाके ETS में बनाएगा, मैंने आपको गिनवा दिए, बट अभी ETS बाकी है, ETS में हमें उतने सारे मिलेंगे। Also, what is the role of NADH plus H plus and FADH2 that is synthesized? क्या रोल है भाई इनका ETS में रोल है, इनको ETS में ले जाएंगे, जो भी ग्लाइकोलाइसिस में बने हैं NADH, जो भी लिंक में NADH बने हैं, और जो भी क्रेब में NADH और FADH बने हैं, उनको ले जाएंगे कहाँ पे, ETS में ले जाएंगे, तब वो वहां पे ढगले ATP बनाएंगे, ठीक है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द रोल ऑफ O2 इन रेस्पिरेशन, हाउ ATP इज सिंथेसाइज्ड, वो हम ETS में पढ़ेंगे, जो हम कल पढ़ने वाले हैं, ओके। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और आपको लिंक रिएक्शन हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, क्रेब साइकिल हो गया, ये सभी जो साइकिल है यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक ट्वाइस थ्राइस, जितनी बार लिखनी हो आप, जितनी बार तो नहीं बट 3-4 बार में तो आपको इस लेवल पे पता चल जाना चाहिए, एक बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिखने से आप दिमाग में याद करते रहोगे तो आपको याद हो जाएगी, ओके। थैंक यू सो मच, ETS से हम कल स्टार्ट करेंगे।